नमस्कार दोस्तों। ये एक बेहद ही दुखद बात है कि बेंगलुरु में जो आपने 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से तलाक के बदले और गुजारा भत्ता के आरोप के चलते सुसाइड कर लिया। यह खबर आपने सुनी होगी, हर जगह देखी भी होगी। एक अन्य मामलों को चल रहे कानूनी विवाद में, एससी को लेकर कानूनी विवाद में जब ये कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने मरने से पहले अपनी पत्नी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, पैसे ऐंठने, प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए पत्नी पर अतुल सुभाष ने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट और 81 मिनट के वीडियो में आरोप लगाया कि वह पत्नी निकिता सिंघानिया को 40,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता के तौर पर दे रहे थे। फिर भी पत्नी और उनके परिवार वाले सभी केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए की रकम मांग रहे थे और इतना ही नहीं, बच्चे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। अतुल सुभाष जो सुसाइड केस है, इसमें यह भी दिखाया गया कि तलाक, गुजारा भत्ता के मामलों में कानूनी प्रक्रिया कितनी मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकती है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे जुड़ी ही एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में गुजारा भत्ता को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। गुजारा भत्ता को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब ये कह सकते हैं आप एक लाइन में, सुप्रीम कोर्ट के फैसला तो बताएंगे ही, लेकिन पत्नियों के लिए गुजारा भत्ता वाली राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने वैवाहिक विवादों और गुजारा भत्ता निर्धारण से संबंधित एक कानूनी मुद्दों की सुनवाई करते हुए अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को तोड़ने, डाइवर्स होने, भंग होने, इसके जो संविधान 142(1) है, इसके तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल के बारे में बताया है। ये मामला दुबई के एक बैंकर का है और उनकी पत्नी और बच्चे के बीच में कानूनी विवाद जुड़ा हुआ था। ये दूसरा मामला था अतुल सुभाष के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी मामले में कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करते समय 8 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा। अब भारत की अदालतें गुजारा भत्ता के मामलों में इसी फैसले को आधार मानकर काम करने वाली है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। ये मामला है दुबई के एक बैंक के सीईओ का, जिनके साल 1998 में शादी हुई। 2004 में उनकी पत्नी से डाइवोर्स हो गया और इसकी शुरुआती कानूनी लड़ाई 20 साल तक बैंकर परिवार अदालतों से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घूमता रहा। 2004 की बात आई और फिर 2004 में बैंकर ने क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक की अर्जी दायर की। उसके बाद पत्नी ने भी गुजारा भत्ता पाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 24 के तहत याचिका दायर की और यह केस 20 साल से अदालत में घूमता रहा। पारिवारिक अदालत से शुरू हुआ और यह मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पत्नी को कितना गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा मामला, ये समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा है। 2015 में बैंकर ने सभी अदालती फैसले का पालन करते हुए खुद से गुजारा भत्ता बढ़ा दिया। हालांकि जब उनकी पत्नी ने और भी ज्यादा गुजारा भत्ता मांगना शुरू किया तो उन्होंने विरोध किया। पति को यह मंजूर नहीं था और यह रकम बार बार बढ़ती रही, खासकर जब जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो, उसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी निभानी हो। बात पहुंची बैंकर के वकीलों के अनुसार। जो बात कही गई, बैंकर के वकील कहते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम धारा 26 एक वयस्क बच्चे को गुजारा भत्ता देने की अनुमति नहीं देती, मगर पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 26 को चुनौती दी। अदालत ने अपने और अपने वयस्क बेटे को अस्थायी गुजारा भत्ता देने का समाधान मांगा और पत्नी का ये कहना था कि इस कानून के हिसाब से बच्चों के बड़े होने पर ज्यादा पैसा मिलने चाहिए। उनके बेटा हाल ही में ग्रेजुएट हुआ और अभी भी उन पर निर्भर है, इसलिए और भी उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए। बैंकर को इस बात पर सबसे ज्यादा ऐतराज था कि उनकी पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 का गलत इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा मांग रही है। हालांकि वो पहले से ही फैसले को मान्यता
मानता रहा है और गुजारा भत्ता बढ़ाने पर तैयार भी था। ये पारिवारिक विवाद जब कानून का सवाल बन गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने केस के सभी तथ्यों को ध्यान से समझा। उन्होंने मौजूदा कानून को भी ध्यान में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा जो 2021 में केस था उसके फैसलों में दिए गए सिद्धांतों को दोहराया और फिर कोर्ट ने कुछ बातें भी बताई जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि गुजारा भत्ता देना जरूरी है या फिर नहीं। अगर जरूरी है तो फिर कितना। 8 पैमाने जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता के लिए तय किए हैं वो अब नए पैमाने को समझिए कि कौन कौन से पैमाने होंगे। सबसे पहला कि पत्नी पत्नी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश के अनुसार से गुजारा भत्ता तय करते समय पहले ये देखा जाना चाहिए कि पति पत्नी दोनों का समाज में क्या स्थान है, उनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है और उनके परिवार का क्या रुतबा है। ये सारी बातें शामिल है और कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी गुजारा भत्ता की राशि प्रभावित हो सकती है। साथ ही दोनों कितना कमाते हैं और उनकी कितनी संपत्ति है इस पर भी निर्भर करेगा। अगर पति आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो फिर उसे ज्यादा गुजारा भत्ता देने के लिए कहा जा सकता है कोर्ट की तरफ से। अगर पति पत्नी दोनों कामकाजी है, काम करते हैं तो उनकी आय लगभग बराबर है तो गुजारा भत्ता की राशि कम हो सकती है या फिर शायद किसी को गुजारा भत्ता देने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक कारक है। गुजारा भत्ता तय करते समय कोर्ट बाकी 7 कारकों को भी विचार करेगी। बाकी जो 7 है वो क्या है? दूसरे नंबर पर यह है कि शादी के दौरान पति पत्नी का जीवन स्तर कैसा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करते समय पति पत्नी के जीवन का स्तर को देखने के लिए एक अहम कारक बताया। गुजारा भत्ता तय करते समय अदालत ये भी देखेगी कि पति पत्नी का समाज में क्या रुतबा है, वे कैसा जीवन जीते हैं, उनके पास कितने मकान गाड़ियां हैं, उनकी कीमत क्या है, उनका घर कितना बड़ा है और उनकी कितने एसी और स्विमिंग पूल जैसे सुविधाएं हैं, इसके उनके घर में कितने नौकर चाकर काम करते हैं, वे कितनी बार छुट्टियां मनाते थे, भारत में रहे या विदेश में छुट्टियां मनाए, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। अगर पति पत्नी अमीर थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे तो फिर पत्नी को ज्यादा गुजारा भत्ता मिल सकता है ताकि वो भी वैसे ही जिंदगी जी सके। अदालत ये भी देखेगी कि पत्नी की उम्र क्या है, उसने कितनी पढ़ाई की है और क्या वो खुद कमा सकती है। अगर वो बेरोजगार है तो फिर उसे ज्यादा गुजारा भत्ता मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो सबसे बड़ी बात है। पत्नी और बच्चों की जरूरतों का ख्याल भी रखा गया है लेकिन मांगे वाजिब होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखना जरूरी है। पत्नी को शादी के दौरान जैसा जीवन जी रही थी वैसा ही जीवन जीने का हक है लेकिन उनकी मांग वाजिब होनी चाहिए। पत्नी और बच्चों की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अदालत ये भी देखेगी कि पत्नी की मांगे हद से ज्यादा तो नहीं है। अगर पति के पास 3 गाड़ियां हैं तो पत्नी ये नहीं कह सकती कि उसे भी 3 गाड़ियां चाहिए। उसे पति के जैसा जीवन जीने का हक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास भी बिल्कुल वैसी ही चीजें हों। ये भी कोर्ट ने तय किया है अपने पैमाने में। और जो चौथा सुप्रीम कोर्ट ने जो चौथा पैमाना तय किया गुजारा भत्ता को लेकर कि पत्नी पत्नी की एजुकेशन, शिक्षा और नौकरी क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता तय करते समय पति और पत्नी दोनों के शिक्षा, एजुकेशन, जॉब को भी ध्यान में रखा जाएगा। रजनीश बनाम नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शादी लंबे समय तक चली तो फिर पत्नी ने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो यह बात गुजारा भत्ता तय करते समय इम्पोर्टेंट होगी। आज के समय में अगर पत्नी लंबे समय तक नौकरी से दूर रही है तो उसे दोबारा नौकरी पाने के लिए नए स्किल सीखने की जरूरत पड़ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ नौकरी पाना भी मुश्किल हो सकता है और ये सारी बातें गुजारा भत्ता तय करते समय ध्यान में रखी जाएगी। और पांचवा पॉइंट ये
कि परिवार के लिए नौकरी छोड़ी तो फिर भी मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पत्नी ने शादी के बाद परिवार के लिए नौकरी या करियर में कोई त्याग किया है तो ये बात गुजारा भत्ता तय करते समय ध्यान में रखी जाएगी। और अगर पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है तो अच्छी कमाई कर सकती है तो अदालत गुजारा भत्ता तय करते समय उसकी कमाई को भी ध्यान में रखेगी। लेकिन अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और नौकरी नहीं कर रही है या फिर पति और उसके परिवार की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी तो अदालत उसके नुकसान का भी हिसाब लगाएगी और उसे ज्यादा से ज्यादा गुजारा भत्ता पति को देना पड़ सकता है। ये कुछ पैमाने हैं। आपको ये भी बताते हैं कुछ और भी पैमाने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी शादी के बाद परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है। ऐसे में अगर तलाक होता है तो फिर उसके लिए दोबारा नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अदालत ये सुनिश्चित करती है कि पत्नी को आर्थिक नुकसान न हो। सबसे पहली बात, पांचवी पॉइंट आपने समझ लिया होगा। छठा पॉइंट जो समझाते हैं उसको, छठा पॉइंट में यह है कि पत्नी की कमाई और संपत्ति का भी हिसाब होगा। गुजारा भत्ता तय करते समय पति ही नहीं बल्कि पत्नी की कमाई और संपत्ति का भी हिसाब किताब होगा। अगर पति के पास अपनी या फिर परिवार से मिली कोई भी संपत्ति है तो अदालत उस पर भी गौर करेगी। अगर पत्नी को परिवार के संपत्ति से कुछ आय होती है या उससे परिवार से कुछ संपत्ति मिलने वाली है तो ये भी गुजारा भत्ता तय करते समय ध्यान में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर पत्नी के पास कोई कमाई नहीं है तो उसे गुजारा भत्ता मिल सकता है, चाहे उसका शिक्षा, नौकरी करने की क्षमता कुछ भी हो। पत्नी के परिवार की आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती कि पत्नी के परिवार कितने मजबूत है, मतलब मायके। और सातवां पॉइंट ये है जो नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है गुजारा भत्ता को लेकर, कि केस लड़ने का खर्च भी पति ही देगा। अगर पत्नी नौकरी नहीं करती है तो क्या उसे केस लड़ने के लिए पैसे मिलेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता तय करने के समय पत्नी के कानूनी खर्च को भी ध्यान में रखा जाएगा। अदालतें तलाक के मामलों में भी पत्नी को केस लड़ने के लिए कुछ पैसे देती हैं, लेकिन पत्नी पूरे खर्च का दावा भी कर सकती है। ये पैसा आमतौर पर केस खत्म होने के बाद मिलता है, जब पत्नी यह साबित कर देती है कि उसने कितना खर्च किया। फिर शुरुआत में ही अदालत पत्नी को केस लड़ने के लिए कुछ पैसे देने का ऑर्डर कर सकती है। और आठवां पॉइंट कि पति की कमाई, कर्ज और जिम्मेदारियां भी होंगी, जांच के अनुसार से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि गुजारा भत्ता तय करते समय पत्नी की कमाई, कर्ज, जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अदालत ने कई बार कहा कि पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे और वैसे ही जीवन स्तर दे जैसा वह शादी के दौरान जीती थी। यह पति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। पत्नी को अपनी कमाई और कर्ज के बारे में भी हल्फनामा देना होगा, जानकारी देना होगा। अगर हल्फनामे में गलत जानकारी पाई गई पत्नी की तरफ से तो फिर सजा भी हो सकती है पत्नी को। अगर पति 100 रुपए कमाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को पूरे 100 रुपए का गुजारा भत्ता के तौर पर मिलेंगे। अदालत पति के सभी खर्चों जैसे कि माता पिता का खर्च, ईएमआई, इस सब चीजों का ध्यान रखेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि हर केस अलग होता है और हर केस में जो मायने हैं वो भी अलग होते हैं। इसलिए सिर्फ इन 8 बातों पर ही फैसला नहीं होगा, बल्कि अदालत केस के हालात, तथ्यों को देखते हुए गुजारा भत्ता तय करेगी। ये जरूरी है कि गुजारा भत्ता का फैसला न्याय संगत हो और दोनों पक्षों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। ये नई चीज हुई। अब बात करते हैं बैंकर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया। बैंकर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पत्नी और बेटे को एक मुश्त रकम देने का फैसला किया। पत्नी को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे ताकि वह शादी के दौरान जैसा जीवन जी रही थी वैसा ही जीवन आगे भी जी सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह रकम न्याय संगत और वाजिब है। यह रकम उसे तलाक के बाद होने वाले सभी दावों से निपटारे के लिए दी जाएगी। कोर्ट ने यह माना है कि पत्नी एक हाउसवाइफ है और इतने सालों से काम नहीं कर रही है। बेटा उसके साथ रहता है जिसने अब बीटेक कर लिया और वे पत्नी की मां के घर में रहती हैं।
मतलब पत्नी अपनी माँ के पास है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि पिता का यह फर्ज है कि वह अपने बच्चों की देखभाल करे, खासकर जब उसके पास ऐसा करने की क्षमता हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है और यह रकम आगे की पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा के लिए होगी, जब तक वह खुद कमाने न लग जाए। ये बेटे के लिए है। मतलब और ये भी खास बात जाननी चाहिए कि इसकी डिमांड कुछ ज्यादा थी। जो 5 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये डिमांड करीब करीब 1200 करोड़ रुपए की थी कि 1200 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता दिया जाए। इसी को कम करके 5 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता के तौर पर पत्नी को दिलाया है। उम्मीद करते हैं जो अभी गुजारा भत्ता को लेकर कानून में जो परिवर्तन हुए हैं वो आप तक जानकारी सही पहुंची हो, और अगर सही पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।